नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। भारत ने नेपाल में बाढ़ के कारण फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और सुरक्षित निकालने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय अधिकारी नेपाल प्रशासन के साथ मिलकर फंसे भारतीयों से संपर्क करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत ने नेपाल में बचाव और राहत अभियानों में सहायता के लिए 47 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। 2 जहाज पे हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज C-17 वो आज सवेरे हमारे यहाँ से निकला और इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली 1 जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से 911123088718 और 911123088719 पर संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप कॉल और संदेश के लिए 919968291988 नंबर जारी किया गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए 977-985-131-6807 977-970-910-7500 और 977-981-032-6117 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल में छोछेन खोला और पुरेपू सांगपो नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार झील में अगले 3 दिन में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की। बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक बैराज पर जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि नेपाल के देवघाट क्षेत्र में बारिश के कारण नदी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है। सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार में NDRF की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अतिरिक्त बचाव दल की 4 टीमें तैयार रखी गई हैं। इधर पड़ोसी देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट जारी किया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल के सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमेरिकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIR News हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। इस पे व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल है। ये बातचीत भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करेगी। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए की रक्षा निर्यात का लक्ष्य है। आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे। रक्षा मंत्री ने टैंक मरम्मत परियोजना को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और मानव कल्याण की प्रेरणा देते हैं। अहमदाबाद में आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और कौशल आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप हैं। पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं हैं तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं। और मन में स्वराज की ये परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया। श्री शाह ने वर्ष 2047 तक सभी क्षेत्रों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। अहमदाबाद में फार्मा इनोवा अवार्ड्स 2026 में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। रजनी भाई ने शुरुआत की और आज ये परंपरा ढेर सारे लोगों में रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए न केवल अनुकूलता बनी, आर्थिक मदद भी हुई
एक प्रकार से ये अवार्ड उनको एक्नॉलेज करता है, सोसाइटी में और इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश होने में ये बहुत बड़ी बात है जो रजनी भाई ने उस जमाने में सोची। गृह मंत्री ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIR News हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है। हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। खेल दिवस के अवसर पर आज IFLU विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की पहल से देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीत रहा है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो। हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में भारत के लिए इश्का ने 1 और नवनीत कौर ने 2 गोल किए। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लिन क्रिंग्स ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय। मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ।
नमस्कार।